रमेश बाबू एक सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू थे। उनकी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सिद्धांत पर टिकी रही। उन्होंने अपना छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन अपनी मेहनत की कमाई से बनाई थी। उनके दो बेटे थे, सुरेश और नरेश। सुरेश बड़ा बेटा था, सीधा साधा और संतोषी। वही नरेश छोटा बेटा महत्वाकांक्षी और थोड़े लालची स्वभाव का था। रमेश बाबू और उनकी पत्नी कमला देवी ने दोनों बेटों को बराबर प्यार दिया, पर नरेश को हमेशा लगता था कि सुरेश की सादगी के कारण रमेश बाबू उसे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। रिटायरमेंट के कुछ साल बाद रमेश बाबू का देहांत हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिख दिया था कि घर और ज़मीन का आधा आधा हिस्सा दोनों बेटों को मिलेगा और कमला देवी अपने जीवन के अंत तक घर में रहेंगी। वसीयत पढ़ते ही नरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा था कि बड़े भाई सुरेश को गांव की जमीन का एक छोटा टुकड़ा देकर वह पूरा घर अपने नाम कर लेगा, क्योंकि वह शहर में रहता था और सुरेश गांव में खेती करता था। यह कैसा बंटवारा है माँ? नरेश ने गुस्से से कहा। मैं शहर में रहता हूँ, मेरे दोस्त बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। इस छोटे से घर को आधा आधा बांटकर पिताजी ने मेरे साथ अन्याय किया है। कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिता जी हमेशा समता में विश्वास करते थे, दोनों का बराबर हिस्सा है। सुरेश ने हस्तक्षेप किया। भाई, पिताजी की इच्छा का सम्मान करो, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन नरेश ने गुस्से में भरकर घर के हिस्से की दीवार बनाने की जिद पकड़ ली और साथ ही माँ का ध्यान रखने की जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया। उसने अपनी पत्नी सुनीता से कहा कि वह सिर्फ अपने हिस्से में रहेगी और माँ की सेवा नहीं करेगी। सुरेश और उसकी पत्नी रीना गांव में रहते थे, पर सुरेश अक्सर शहर आकर माँ से मिलता था। नरेश और सुनीता अपनी नई नवेली ऊंची सोसाइटी वाली जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपनी माँ की परवाह ही नहीं रही। कमला देवी घर के एक छोटे से हिस्से में अकेली रह गई। नरेश ने अपने हिस्से का किराया उठाना शुरू कर दिया और अपनी माँ से खाने पीने का हिसाब मांगने लगा। उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को भी वह नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन कमला देवी सीढ़ियों से गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। दर्द से कराहती हुई उन्होंने नरेश को आवाज़ दी, जो अपने हिस्से के ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। माँ, चिल्लाओ मत, मेरे मेहमान आए हैं, कहकर नरेश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हार कर कमला देवी ने सुरेश को फ़ोन किया। सुरेश तुरंत आया, माँ को अस्पताल ले गया और उनकी देखभाल की। डॉक्टर ने बताया कि बुढ़ापे और पोषण की कमी के कारण उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। सुरेश कुछ दिन माँ के साथ रहा, फिर वह उन्हें अपने गांव वाले घर ले जाने का फैसला किया। माँ, अब आप वहीं चलें, यहाँ आपको नरेश के भरोसे नहीं छोड़ सकता। कमला देवी ने भारी मन से सहमति दी। जाते समय उन्होंने नरेश से कुछ नहीं कहा। समय बीता और नरेश की कंपनी में बड़ा घाटा हो गया। उसके सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डूब गए। उसे अपने शेयर बेचने पड़े
और उसकी वित्तीय हालत बहुत खराब हो गई। उसे अपना महंगा हिस्सा किराएदार को देना पड़ा और वह खुद शहर के बाहर एक छोटे से फ्लैट में रहने को मजबूर हो गया। इधर सुरेश ने गांव की ज़मीन पर मेहनत की और आधुनिक खेती के तरीकों से उसे दोगुना मुनाफा होने लगा। उसने गांव में एक सुंदर और बड़ा घर बनवाया जहां कमला देवी खुशी खुशी रहने लगी। रीना उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन नरेश का फ़ोन आया। वह टूटी हुई आवाज़ में बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ। लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मुझे समझ आ रहा है कि घर पैसा नहीं, परिवार और माँ का आशीर्वाद ही असली धन है। सुरेश का दिल पसीज गया। उसने नरेश और उसके परिवार को गांव आने का न्योता दिया। नरेश गांव आया। उसने देखा कि उसकी माँ कितनी खुश है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। कमला देवी ने उसे उठाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें जो दिया वह तुम्हारे कर्मों का फल था। अब पछतावा करके अपनी गलतियों को सुधारो। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है। नरेश ने अपनी गलतियों से सबक लिया। उसने अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर सुरेश के खेत में मेहनत करना शुरू किया और गांव में ही एक छोटा सा नया जीवन शुरू किया। उसे अब शांति और संतोष मिल चुका था। नरेश अब पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के शांत मेहनत भरे जीवन में उसे वह शांति मिली थी जो शहर की भाग दौड़ और लालच में कभी नहीं मिल पाई। उसने सुरेश के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वह ईमानदारी से खेत पर पसीना बहाता और शाम को अपने भाई भाभी के साथ बैठकर साधारण खाना खाता। कमला देवी को यह देखकर असीम संतोष मिलता था। उन्हें लगा कि देर से ही सही उनके बेटे को सही रास्ते पर ईश्वर ने ला ही दिया। एक शाम जब परिवार आग के पास बैठा था, नरेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे हिस्से में जो घर था जिसका किराया मैं खा रहा हूँ, वह हिस्सा मैं सुरेश के नाम करना चाहता हूँ। वह हवेली हमारे पुश्तैनी यादों का घर है और मैंने उसे सिर्फ किराए की मशीन बना दिया था। कमला देवी की आंखें भर आईं। बेटा, अब तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अच्छे इंसान बनकर रहो। सुरेश ने तुरंत कहा, नहीं भाई, संपत्ति का बंटवारा तो पिता जी ने किया था। तुम उस घर को बेच दो या किराए पर रखो, यह तुम्हारा हक है। मैं वह हिस्सा नहीं लूँगा। नहीं सुरेश, नरेश ने जोर दिया, तुम हमेशा मेरे लिए बड़ा भाई रहे हो। तुमने माँ की सेवा की जब मैं अपने घमंड में अंधा था। उस घर में माँ का अकेलापन और दर्द है। मैं उसे पैसे की नज़र से नहीं देख सकता। यह मेरा प्रायश्चित है। तुम यह लो और वहाँ से किराएदार हटाकर उसे फिर से एक खुशहाल घर बनाओ। काफ़ी मशक्क़त के बाद सुरेश ने बड़े भाई के सम्मान के रूप में नरेश की बात मान ली। सुरेश और रीना ने शहर जाकर उस घर को किराएदारों से खाली करवाया। वह अब भी आधा आधा बटा हुआ था, पर दोनों हिस्सों में नरेश ने कोई दीवार नहीं बनवाई थी। सुरेश ने अपने हिस्से में फिर से मरम्मत करवाई और सोचा कि वह
वहाँ शहर में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोलेगा। इधर गांव में नरेश भी खेतों की आय से धीरे धीरे अपना कर्ज चुका रहा था। उसकी पत्नी सुनीता भी गांव के जीवन में ढल गई थी और उसने रीना के साथ मिलकर अचार पापड़ का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ। कमला देवी ने अपने दोनों बेटों को एकजुट और संतुष्ट देखकर खुशी के आंसू बहाए। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या और धैर्य का यह सबसे सुंदर फल है। उनका सबसे बड़ा दुख बेटों का मनमुटाव अब प्रेम और सहयोग में बदल गया था। एक दिन जब सुरेश और नरेश खेत में काम कर रहे थे, सुरेश ने कहा, भाई मुझे अब समझ आता है कि पिताजी ने जो वसीयत लिखी थी वह संपत्ति का बंटवारा नहीं था, बल्कि प्रेम और सद्भाव को बनाए रखने का एक अंतिम प्रयास था। वह जानते थे कि अगर सब कुछ एक को मिल जाएगा तो दूसरे के मन में ईर्ष्या आ जाएगी। नरेश ने सिर झुका लिया और मैं उस प्यार भरी इच्छा को नहीं समझ पाया। मैं बस देख रहा था कि मेरे हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, यह नहीं कि मेरे हिस्से में कितनी जिम्मेदारियां आ रही हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका जीवन अब दौलत से नहीं बल्कि मेहनत, संतोष और परिवार के प्यार से भरा हुआ था। कमला देवी अक्सर कहती थी, जैसा कर्म वैसा भोग। ईश्वर ने पहले नरेश को उसके लालच का भोग करवाया और फिर उसे उसके सुधार और सेवा का सुख भी दिया। अंत में मेरे दोनों बेटे सही रास्ते पर आ गए। जीवन ने रमेश बाबू के परिवार को सिखा दिया था कि दौलत क्षण भंगुर है, लेकिन परिवार और संस्कार की नींव हमेशा मजबूत रहती है। शहर में सुरेश और रीना ने अपने पुश्तैनी घर के हिस्से को मेहनत से सजाया। उन्होंने उसे पुस्तकालय और कोचिंग सेंटर का रूप दिया, जैसा कि सुरेश ने नरेश से वादा किया था। इसका नाम उन्होंने अपने पिता की याद में रमेश स्मृति शिक्षा केंद्र रखा। पुस्तकालय के उद्घाटन का दिन था। सुरेश ने नरेश और पूरे परिवार को गांव से बुलाया। शहर के उस पुराने मोहल्ले के लोग, जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर नहीं मिलता था, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उद्घाटन के समय सुरेश ने माइक लिया और कहा, इस केंद्र की असली नींव मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई नरेश ने रखी है। उसने लालच को छोड़कर प्रायश्चित की भावना से यह हिस्सा मुझे सौंपा ताकि यह समाज के काम आ सके। यह केंद्र इस बात का प्रतीक है कि एक सही निर्णय किसी के भी जीवन की दिशा बदल सकता है। नरेश की आंखें गर्व और कृतज्ञता से भर आईं। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो उसे गर्व से निहार रही थी। उसे पहली बार लगा कि पैसों से ज़्यादा इज्जत कमाना कितना कीमती होता है। कुछ समय बाद नरेश और सुनीता को एक अहम मौका मिला। कनाडा में रहने वाले सुनीता के भाई ने उन्हें कनाडा की एक डेयरी फार्म में काम करने के लिए बुलाया। यह मौका छोटा था, पर ईमानदारी से नया जीवन शुरू करने का एक रास्ता था। नरेश संकोच में था। वह अभी अभी माँ और भाई के पास आया था और अब फिर से दूर जाने का विचार उसे अशांत कर रहा था। कमला देवी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अब तुम समझदार हो गए हो। अब तुम जानते हो कि जीवन का असली सुख कहाँ है। जाओ मेहनत करो।
विदेश की धरती पर भी सच्चाई से काम करना। पर याद रखना, माँ और भाई का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। सुरेश ने भी उसे हौसला दिया। जाओ भाई, हम यहाँ खेती और शिक्षा केंद्र को संभालेंगे, तुम वहाँ अपनी नई शुरुआत करो। अब तुम लालची नरेश नहीं रहे, अब तुम मेहनती और नेक दिल हो। एक भावुक विदाई के बाद नरेश और सुनीता अपने बच्चों के साथ कनाडा चले गए। कनाडा पहुंचकर नरेश ने जी तोड़ मेहनत की। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था कि मेहनत ही सच्चा धन है। उसने डेयरी फार्म में काम करते हुए ईमानदारी और समर्पण दिखाया। कुछ सालों में उसकी ईमानदारी और कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मालिक ने उसे फार्म का मैनेजर बना दिया। नरेश ने अपनी साधारण जीवन शैली बनाए रखी और पैसे को बुद्धिमान तरीके से इस्तेमाल किया। उसने कनाडा में एक छोटा सा साधारण घर लिया, पर अब वह शांति से सोता था क्योंकि उसकी कमाई साफ और पवित्र थी। इधर भारत में सुरेश और रीना ने शिक्षा केंद्र को एक बड़ा ट्रस्ट बना दिया। अब वह सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं था, बल्कि गांव और शहर के बच्चों को मुफ्त किताबें और छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता था। कमला देवी अपने दोनों बेटों के नेक कर्मों को देखकर आनंदित थी। उन्हें अपने बेटे नरेश पर गर्व था, जिसने लालच को हराकर प्रेम और सच्चाई की राह चुनी थी। तकरीबन 15 साल बीत चुके थे। नरेश और सुनीता ने कनाडा में एक सम्मानजनक जीवन स्थापित कर लिया था। उनके बच्चे अब बड़े हो गए थे और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। नरेश ने अपनी डेयरी फार्म की नौकरी से पर्याप्त बचत कर ली थी, पर उसका मन अभी भी भारत और अपनी माँ में लगा हुआ था। एक दिन नरेश ने सुरेश को फ़ोन किया। भाई, अब मैं थक गया हूँ। हमने यहाँ बहुत काम किया, बहुत कुछ कमाया, पर अब वतन की मिट्टी खींच रही है। मैं और सुनीता हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। सुरेश की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत गांव में नरेश के लिए एक छोटी सी जमीन पर घर बनाने का इंतजाम शुरू कर दिया, जिसे उसने कभी बेचा नहीं था। नरेश और सुनीता जब भारत लौटे तो हवाई अड्डे पर उनका स्वागत कमला देवी, सुरेश, रीना और रमेश स्मृति शिक्षा केंद्र के सैकड़ों बच्चों ने किया। बच्चों ने अपने मामा जी को फूलों की माला पहनाई। गांव आकर नरेश ने देखा कि सुरेश की मेहनत से खेती अब दुगनी तिगुनी हो चुकी है और शिक्षा केंद्र पूरे शहर में एक मिसाल बन गया था। नरेश ने अपना बचा हुआ जीवन गांव में शांति और सेवा में बिताने का निश्चय किया। उसने अपनी कनाडा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा केंद्र के ट्रस्ट में दान कर दिया। कमला देवी, जो अब 90 वर्ष की थी, अपने दोनों बेटों और बहुओं को एक छत के नीचे देखकर पूर्ण संतुष्ट थी। वह जानती थी कि अब वह खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकती है। एक शाम दिवाली के अवसर पर पूरा परिवार एक साथ था। घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। कमला देवी ने नरेश का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने हमेशा कहा था कि असली दौलत जमीन या पैसे में नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र में होती है। तुमने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया। अब मेरा जीवन पूरा हुआ। अगले दिन सुबह कमला देवी शांति से अपने स्वर्ग लोक चली गईं। उनके जाने का दुख तो था, पर परिवार में कोई पछतावा या कटुता नहीं थी।
दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन माना। नरेश ने अपने जीवन के आरंभिक लालच का कठिन भोग देखा, लेकिन सही समय पर प्रायश्चित करके उसने अपने कर्मों का सुधार किया। सुरेश ने धैर्य और निस्वार्थ प्रेम का बीज बोया, जिसका फल उसे परिवार की एकता और सम्मान के रूप में मिला। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।